Okay, good morning everyone. How are you? कुछ homework था? Was there some homework? Okay, so did you complete it? कोई doubt है उसमें? Was it in text? I think it was in text exercise 2 and 3, right? 2 and 3 was homework, right? मतलब 2 और 3 के बचे हुए क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। I think it was in text exercise 2 and 3, right? Okay, fine. तो चलिए बताइए, in text exercise 2 में किसी को डाउट है? Everybody? In text exercise 2. No doubt. Okay. तो पिछले बार क्वेश्चन 8 नहीं समझे थे। कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो भावेश? एक्सरसाइज कौन सा है? क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3 का क्या? ठीक है कर देंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी। 2 में बताओ, किसी को कोई डाउट है? 2 में 10th। ओके, 10th क्वेश्चन है a प्लस बी गिव सी प्लस डी। इनिशियली दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल थे, ये x था तो ये भी x था, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई वाई। लिखा है कि y जो है इन concentration ऑफ d जो है ट्वाइस है a का, यानी y इज 2 टाइम्स x माइनस वाई, राइट? तो y क्या आया? 2x माइनस 2y, तो आपको मिल गया 3y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 2x, तो y आ गया 2/3x। तो अब देख लो यहाँ 2/3x, 2/3x, ठीक है, और x माइनस 2/3x, फिर यहाँ पर भी x माइनस 2/3x, तो 1/3x, 1/3x, 2/3x, 2/3x। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा एवरीबॉडी? अब एवरीबॉडी बताओ। 4/9 x स्क्वायर अपॉन ये, so it will be 4। फाइन, क्लियर है? प्रणव, are you clear with question 10 now? You want to write this? Okay. Now let us talk about in-text exercise 3। ठीक है, in-text exercise 3 की बात कर लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है? मतलब apart from question 8, do you have any doubt in other question? नहीं है? Okay, question 8 is the only question which is doubt, right? ठीक है, देखो क्वेश्चन 8 क्या है, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। लास्ट स्लाइड पर जस्ट ओके। डन? ओके फाइन।
सी क्वेश्चन 8 में क्या है पढ़ते हैं एक बार। एक रिएक्शन है अपने पास 2a + 2b gives 2c, ठीक है। a + 2b gives 2c हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें इनिशियली अपने पास 2 मोल्स हैं a के, 3 मोल्स हैं b के और 2 मोल्स c के, ठीक है। इसको मोलैरिटी से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा। 2 लीटर का कंटेनर है, 1.5 है, ये 1 आएगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? 2 3 1 तो ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C का 0.5 मोल पर लीटर है। तो 0.5 मोल पर लीटर का मतलब क्या है, समझ रहे हो? ये रिएक्शन, इसका मतलब आगे चला गया। एक होता है ना रिएक्शन कोशेंट, तो रिएक्शन कोशेंट आगे चला गया है, तभी तो इक्विलिब्रियम से ज्यादा है ना कॉन्सेंट्रेशन इसका। तो अब इक्विलिब्रियम पीछे होगा कहीं पे। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन C का, तो इक्विलिब्रियम तो कहीं पीछे होगा ना, यानी C का ज्यादा रिएक्शन आगे चला गया है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये 1 - 2x होगा, ये इस तरह से आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? अरे 0.5 से ज्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली 0.5 से जब ज्यादा हो गया है तो रिएक्शन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहीं पीछे था ना। इक्विलिब्रियम पे पॉइंट C होना चाहिए, मतलब 0.5 होना चाहिए, अभी 0.5 से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहीं पीछे होगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये वैल्यू दे रखी है, इसके लिए सॉल्व कर लो। समझ में आया? पिछले आई थिंक ये वाले स्टेप में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा पिछले बार जब हमने इसको किया था, राइट? तो अभी क्लियर हो गया ना क्यों हम -x कर रहे हैं और उधर +x कर रहे हैं। +2x क्यों किया? क्योंकि इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे ना। तो इसके x 2x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2x मोल बनेंगे। क्लियर? तो अब आगे बढ़ें। तो लास्ट क्लास में हमने देखो आई थिंक केपी के ऊपर मतलब डिस्कशन चल रहा था हमारा। केपी याद आ रहा है? तो केपी के ऊपर अपन बात कर रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों को क्या केपी, हाँ, ये क्वेश्चंस तो करवा दिए होंगे कि केपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, केपी के यूनिट्स क्या होते हैं, किस तरह से केपी निकालते हैं और इज दैट क्लियर? वो तो कर दिया था ना हमने। फाइन, तो पार्शियल प्रेशर से केपी निकालना सिखाया था। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक रिएक्शन है PCl5, सपोज डिसोसिएट करता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 atm है, मतलब पार्शियल प्रेशर 10 atm, ठीक है। तो ये 10 - x लिखेंगे, 10 - x और x लिखेंगे, फिर kp लिखेंगे x² / 10 - x। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस इज पार्शियल प्रेशर Pi और ये P, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसको भी लिख लो, और क्वेश्चंस थोड़ा सा करेंगे हम लोग। रिटर्न एवरीवन? ओके, देन राइट इट डाउन। ओके फाइन।
अब एक काम करते हैं, जैसे कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास यही रिएक्शन है, ठीक है, और इस बार मोल्स दिए हुए हैं, वेट करो, टेन माइनस टू एक्स होगा, यहाँ पे टेन माइनस टू एक्स क्यों होगा बताओ? आदित्य इज सेइंग यहाँ पर वन माइनस टू एक्स होगा, टेन माइनस, यहाँ टेन माइनस टू एक्स होगा या टेन माइनस एक्स होगा? व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? यहाँ पे टेन माइनस टू एक्स होना चाहिए या एक्स होना चाहिए? टू एक्स होना चाहिए। अरे मान लो एक रिएक्शन है, A गिव्स B प्लस C, तो इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल बनाएगा, तो जब इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो वन माइनस एक्स बचेगा, राइट? तो x, तो यहाँ पे टू एक्स लिख दोगे क्या? अरे ये भूल गए, a नॉट बाई ए, बी नॉट बाई बी, सी नॉट बाई सी, इस तरह से करते थे, तो x बाई वन होगा ना ये, तो टू एक्स कहाँ से हो सकता है भाई? क्या सोच रहे हो तुम लोग? देखो फिर से अपन रिएक्शन ले लेते हैं, PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2, तो इनिशियली यदि इस बार अपन मोल्स ले लेते हैं, एक मोल लेते हैं, राइट? इनिशियली अपने पास यदि एक मोल है, तो इक्विलिब्रिया पे कितने मोल्स होंगे एवरीबॉडी? मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो वन माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। यदि तुम्हें टोटल प्रेशर दे रखा है, पीटी इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रिया, तो क्या इस बार हम केपी निकाल सकते हैं? तो कैन वी कैलकुलेट केपी in terms of PT, that is total pressure, and degree of dissociation alpha? Can we do this? So let us do it now. प्रथमेश says हाँ, तो बताओ कैसे करोगे? अच्छा देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आई होप यू नो, फॉर कैलकुलेटिंग केपी यू नीड पार्शियल प्रेशर्स ऑफ PCl3, Cl2 एंड PCl5। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर, मतलब हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए इनका, और हमारे पास टोटल प्रेशर है और मोल्स है, तो टोटल प्रेशर और मोल से कैसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं बताओ? मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना हमें, समझ में आया? देखो टोटल मोल्स कितने हैं, वन प्लस अल्फा, तो सबका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, ये समझ में आया? सबका मोल फ्रैक्शन कैसे हमने निकाल दिया, ये अब मोल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? टोटल मोल्स हो गया कितने, अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, टोटल मोल्स हो गया वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा, तो गिवन मोल्स अपन टोटल मोल्स, इज दैट क्लियर? सो दैट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर मिलेगा ना, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ ना, कुछ तो बोलो।
तो यदि देखो अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स और टोटल प्रेशर दिया हो और उसके टर्म्स में केपी निकालने के लिए बोला जा रहा हो, राइट? इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डन एवरीवन? ठीक है, तो लिख लिया था ना ये सबने? तो देखो अब बेसिकली जो अपनी रिएक्शन थी PCl5 gives PCl3 plus Cl2, वेट करूं? डन? ओके, तो अब जैसे अपने पास ये रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 plus Cl2, राइट? तो अब जैसे अपने को मिल गया है, this is 1 minus alpha upon 1 plus alpha into Pt, this is alpha upon 1 plus alpha into Pt, this is again alpha upon 1 plus alpha into Pt, Kp क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू Pt स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से है ना? तो अब देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू Pt, ये आ जाएगा Kp। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डन? विच क्वेश्चन? स्क्रॉल करो क्वेश्चन तक, यहाँ पे। ठीक है, ले आया इसको इस जगह पे। तो पहले क्वेश्चन में हमने पार्शियल प्रेशर क्यों नहीं निकाले? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बताओ भावेश, विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट? इसके पहले के, इसके पहले वाले में तो डायरेक्टली दिए हुए थे ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी दिए हुए थे भावेश। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर तो ऑलरेडी गिवन थे ना। देखो जरा समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन में इनिशियली 10 atm है, अब गैस ने रिएक्ट करना चालू किया नहीं है, तो अब सिर्फ PCl5 है। तो जब तुम्हारे पास एक कंटेनर में सिर्फ एक गैस है तो PTPA ही होगा ना। इज दैट क्लियर? तो इनिशियली जो टोटल प्रेशर तुम्हें 10 atm दिया है वो एक्चुअली पार्शियल प्रेशर एक ही है, मतलब इन दिस केस इट इज PCl5 द रिएक्टेंट, राइट? अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन जो है आगे बढ़ेगा, वैसे ये 10 माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा, अब ये एक्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब इस पॉइंट पे यदि तुम्हें टोटल प्रेशर चाहिए तो ये 10 प्लस एक्स होगा। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, इसके केस में आपको एक्चुअली मोल्स दिए हुए हैं, तो उससे आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करो, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा।
कॉन्सेंट्रेशन से निकाल नहीं सकते। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया कहाँ है प्रणव? डू यू थिंक कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन ओवर हियर? हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कैलकुलेट? प्रणव, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कैलकुलेट? बताओ कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो? मोल्स दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, तो तुम मतलब देयर आर पीपल हु आर सेइंग कुछ और अलग करना चाहते हैं, तो बड़ा सजेस्ट करो कि क्या करना चाह रहे हो, किस तरह से करना चाह रहे हो। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि आपको इनिशियली मोल्स दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, आपको निकालना है केपी। तो बेसिकली तुम्हारे पास जब मोल्स अल्फा और पीटी है, तो केसी निकालने के लिए श्रेयस तुम्हें वॉल्यूम भी तो चाहिए होगा। एन बाई वी कहां से करोगे? समझो थोड़ा सा, वॉल्यूम नहीं है ना यहाँ पे गिवन, तो वॉल्यूम चाहिए या नहीं चाहिए? बिना वॉल्यूम के निकाल लोगे केसी, सिर्फ मोल से? क्या खतरनाक सोच है तुम लोगों की। पीवी इक्वल टू एनआरटी से एन बाई वी निकलेगा, तो बट वी रहेगा ही नहीं ना। टेम्परेचर भी दिया कहाँ है क्वेश्चन में तुम्हारे लिए? ठीक है, बताओ, सजेस्ट करो कैसे करोगे, तुम बताओ। रिटर्न कल्पेश? हाँ, प्रैक्टिस और कराएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये लिख लिया तुमने? ओके, सो डोंट वरी, विल प्रैक्टिस इट मोर। देखो कुछ बच्चों के डाउट हैं, देख लेते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास ए गैस गिव्स बी गैस, श्रेयस इज श्रेयस अभी बहुत एक्साइटेड है, उसके डाउट को देखते हैं पहले क्या है वो। सी, यदि तुम्हें केसी निकालना है और तुम्हें मोल से ही निकालना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन बी, कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए। ऑब्वियसली इनके मोल्स जो भी तुम रहेंगे, सपोज पी क्यू आर है इनके मोल्स, तो ये आएगा क्या? क्यू बाई वी, आर बाई वी और पी बाई वी। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे कंटेनर का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट? इट इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन करेंगे। गैस है ना, इज दैट क्लियर? हम एवोगाड्रोस लॉ जो लगाते हैं वो एक आइडियल कंडीशन में लगाते हैं। इज दैट क्लियर? एसटीपी पे समझ में आ रहा है? जहाँ प्रेशर डिफाइंड हो, सब कुछ डिफाइंड हो। तो जो 22.4 लीटर जो तुम समझ रहे हो, जो तुमने याद कर रखा है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन की डिफाइन होता है। अब तुम ये श्रेयस बोलना चाह रहे हो कि हमें इस कंटेनर की वॉल्यूम से कोई मतलब है ही नहीं, राइट? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि वॉल्यूम का कंटेनर का क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? यही बोलना चाह रहे हो ना? ओके, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है फिर से बताओ। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, नो इश्यूज। थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि चैट में लिखते हो, इट टेक्स टाइम। आर यू ट्राइंग टू अनम्यूट योरसेल्फ? मतलब you have the permissions to do that, you can do that. तो जो डाउट है ना, उसको एक चीज कंसीडर करना, जब हम गैस की रिएक्शन करते हैं ना, तो वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? कंटेनर होता है क्योंकि, तो वॉल्यूम जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो इट हैज टू बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस टाइप का होगा, ठीक है? तो यहाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है आपके पास, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है?
तो ये आपका nr by v into tr, तो p प्रोपोर्शनल टू t है वहां पे, और t भी आपको गिवन नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट गिवन। नाउ टेल मी, बोलो। हाँ सर, तो इसमें Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1 होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एन जी 1 है। तो फिर ये RT कट हो जाएगा ना, तो फिर P बच जाएगा उसमें। क्या क्या बोल रहे हो सर, ये P बाय RT इज इक्वल टू N बाय V हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल देने की, और फिर RT कट हो जाएगा ना। RT कट कहां से होगा, तीन तीन एक्सप्रेशन है। नहीं, Kp इज इक्वल टू KCRT होगा ना यहाँ पे। तो केपी तुमने तो निकाला ही नहीं ना अभी तक। हाँ, तो Kp निकालना है ना, तो फिर हमने N बाय V निकाला, ये PV इज इक्वल टू NRT से। क्या बोलना चाह रहे हो तुम, एन बाई वी क्यों निकालना चाह रहे हो, और उससे केसी तुम कैसे निकालोगे ये बताओ। तुम ये मत यूज करो केपी तुम्हारे पास है, तुम ये बोलना चाह रहा हो कि ये केपी केसी निकालोगे तुम डायरेक्टली, उसमें तुम्हारे पास केपी नहीं है। हाँ, मतलब उसमें हम क्या करेंगे कि N बाय V निकालेंगे ना, PV इज अच्छा इक्वल ठीक है, टू लास्ट NRT। क्वेश्चन का जो तुमने निकाला उसका एक्सप्रेशन बताओ क्या है। ठीक है सर, मतलब ये Kp इज इक्वल टू N बाय V आएगा। नहीं और नहीं, एन तो तुम्हारे पास दिया है ना क्वेश्चन में, एक एक मोल है सबका। एक्चुअली तुम बोलना क्या चाह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास जो डेटा है इसके बेसिस पे तुम बोल रहे हो कैसे निकाल सकते हो, राइट। हाँ, तो क्या आया एक्सप्रेशन, जैसे मैं लिख देता हूँ नहीं नहीं, सपोज। हाँ, नहीं वैसे नहीं निकाल। हाँ, वैसे नहीं निकाल सकते, उसमें टोटल डिसोसिएशन नहीं होगा। एक मोल है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास वन माइनस अल्फा हो गया, अल्फा, चलो तुम्हारे पास मोल्स तो है इक्विलिब्रियम पे, और टोटल प्रेशर तुम्हारे पास ये है पीटी। तुम क्या कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, पीटी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी कर सकते हो, ये तुम ये कर सकते हो। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी तुम कंबाइन के लिए लगा सकते हो, तो इसका वी क्या आएगा, वन प्लस अल्फा इंटू आर टी अपॉन पीटी, यदि तुम्हारे पास पीटी गिवन है तो। ठीक है, इज दैट क्लियर। यदि तुम चाहते हो कि कैसे निकाले ही, तो बेस जुगाड़ में तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे वॉल्यूम निकल जाएगा, तो तुम ये कर देना, तब तुम्हारा आंसर आ सकता है केसी के। इज दैट क्लियर। यहाँ पे पीटी टोटल प्रेशर है और वन प्लस अल्फा टोटल मोल है, मतलब दिस कैन बी वन मेथड, बट जो तुम मेथड चूज कर रहे हो ना जाने के लिए, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, आई डोंट नो इसमें क्या तुम करना चाह रहे थे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई थिंक एवरीबॉडी कुड रिलेट टू दिस, ये समझ में आ रहा है, दिस इज वन मेथड व्हिच यू कैन यूज इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनटू आरटी, ये रहेगा ऑब्वियसली, टोटल प्रेशर अपने पास दिया है, और ये वन प्लस अल्फा आरटी, ये आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें भी एक कंडीशन ये है ना कि तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो वही मैं तुम्हें समझा रहा था कि यहाँ पे भी टेम्परेचर की आवश्यकता है हमें। इज दैट क्लियर, बट वहां पे दिया नहीं था, सो इट वाज नॉट गिवन। फाइन। ओके, तो अब देखो पिछले हमने केपी के टर्म्स में निकाला था क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। इज दैट क्लियर। ओके, तो अब देखो कई बार कैसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो ये कंटेनर तुम कर रहे हो, लेट्स से इसका वॉल्यूम है P1, PT1 है, और उस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, इसको नए स्टेट में ले गए, तो कंटेनर का नया वॉल्यूम है PT2 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2। ठीक है, तो अब इस केस में केपी चेंज होगा क्या, तो कैन वी गाइस राइट अल्फा 1 स्क्वायर P1
अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर p2 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। कैन वी राइट दिस? तो यदि एक पॉइंट पे अल्फा दिया है और प्रेशर चेंज करने पे नया अल्फा पूछा जाता है, जो कि इस तरह से आईआईटी ने सवाल पूछे हैं एक्चुअली, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जो कि कई बार आ चुका है कि अभी आपको इनिशियली प्रेशर दिया हुआ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ था, बाद में पूछा गया कि जब प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नॉट? तो ये लिख लीजिए। केपी कांस्टेंट रहेगा ना सिद्धेश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज थोड़ी होता है। एवरीडी, ये रिलेशन कैसे आया? अच्छा एक बात बताओ, केपी जो है इट इज अल्फा स्क्वायर अपन, तो केपी तो यही रहेगा ना। अरे जब हमने प्रेशर चेंज कर दिया तो केपी का रिलेशन तो यही रहेगा। केपी चेंज होता है क्या? अच्छा ये बात तुम लोग अभी तक नहीं चमका है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे ही चेंज होने पे ही चेंज होता है। हमने ये बात करी थी ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉग के टू द बेस ई। तो तुम्हें पता है डेल्टा जी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब ये नहीं चमक रहा है तुम लोगों को कि के इज कांस्टेंट एंड इट वोंट चेंज, प्रेशर चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। ये हमने सीखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी। ये कितने लोग को नहीं चमका है अभी भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता? How many of you have not understood this? नरेंद्र says me. ओके और कितने लोग हैं जिनको यही बात समझ में नहीं आ रही कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो ही नहीं सकता, और कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें लगता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज हो सकता है, ऐसे कितने लोग? ओके सिद्धेश इज आल्सो वन ऑफ देम। ओके ठीक है, एनीबॉडी एल्स? तो ठीक है, हम पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों नहीं चेंज होता है। अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थर्मोडायनामिकली डिफाइंड होता है, ये तुम्हें पता है ना। बहुत सारे रीजंस के, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, डेफिनेशन पे वापस जाएंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। सी यदि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझना है कि वो क्यों नहीं चेंज होता, तो हमको वापस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉग के टू द बेस ई, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के एफ अपॉन के बी। तो के एफ और के बी रेट कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है और ये काइनेटिक पैरामीटर्स है। तो मुझे लगता है तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इज डिफाइंड collectively through thermodynamics and kinetics. Is that clear? Collectively thermodynamics और kinetics के थ्रू डिफाइंड होता है। हम लोग ये जानते हैं कि नेट रिएक्शन रेट RF माइनस RB यदि जीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। मोर ओवर एक और चीज है कि यहाँ पे बेसिकली डेल्टा जी जीरो होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी जीरो होना चाहिए। किसके लिए? इक्विलिब्रिया के लिए। कोई दिक्कत है? तो अब जब तुम एक रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर बढ़ा देते हो इस रिएक्शन के अंदर, तो तुम्हें क्या रीजन ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लग रहा है चेंज होगा? सी गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप जब आगे के लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप पिछले वाले चीजों को जरूर रिवाइज जरूर कीजिए, इससे आपकी तकलीफें और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। और खैर चमकने वाली समस्या तो होगी। और किसी को डाउट है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा या फिर रिएक्शन चेंज हो जाए, ठीक है? इज दैट क्लियर? अदरवाइज ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था रिएक्शन को इन्वर्स करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स होगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो, रिएक्शन यदि वही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें तो इसका मतलब आप रिवाइज नहीं करते हैं। सी तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ऐसा बोला गया है कि इक्विलिब्रिया पे टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, पीटी डैश कर दिया, कौन सा सेंटेंस? ये K is defined collectively through thermodynamics and kinetics. नेट रिएक्शन रेट जीरो के लिए हिसाब से बताते हैं और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। तो बेसिकली डेफिनेशंस थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों जगह से आते हैं। इज दैट क्लियर? इस चैप्टर में ये नहीं समझ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस मॉड्यूल में तो बहुत इजी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अरे भैया तुम अभी मूवी चालू हुआ है, कई बार चीजें होती हैं कि समझ में नहीं आती करना क्या है। तुम्हें समझने में तकलीफ नहीं है ना, तुम्हें क्वेश्चन इजी लग रहा है इसमें भी दिक्कत है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें क्वेश्चन इजी लग रहा है और तुम कर पा रहे हो। क्या चाहते हो बताओ, मतलब थ्योरी नहीं है इसमें, ज्यादा क्वेश्चंस करने अलग अलग टाइप के, वही कर रहे हैं मतलब। ये क्वेश्चंस से यही नहीं समझा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है और उसके अलग अलग केसेस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, जो हम कर रहे हैं। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरह बन सकते हैं, अलग अलग केसेस में डील कर रहे हैं। जैसे मैथ्स पढ़ते हो ना, वैसे ही कर रहे हैं, और क्या, कोई थ्योरी ज्यादा है नहीं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस ही किए थे। तो मैथ्स में क्या करते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हो। सर्मो ऐसा थ्योरी थोड़ी है, यहाँ पे मैंने बताया था हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ चैप्टर थ्योरी में कुछ केसेस में थ्योरी ज्यादा होता है, यहाँ थ्योरी नहीं है ज्यादा। यहाँ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं। यार देखो ऐसे मत सोचो कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा यूनिट है, इसलिए उसके अंदर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, छोटा चैप्टर है तो कम कुछ चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के। इंपॉर्टेंट क्या, तुम्हें सभी पढ़ना है। अब आगे बढ़े। तो बेसिकली what I was trying to tell you is that इनिशियली तुम्हारे पास प्रेशर था PT1 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा 1। अब नए कंडीशन पे PT डैश कर दिया गया तो अल्फा 2 चेंज हो जाएगा, अल्फा 1 से अल्फा 2 बन जाएगा। तो अल्फा 2 निकालेंगे कैसे? तो ये समझ में आया कि हमने कैसे लिखा था ये। ठीक है ना। तो अब एक और अप्रोक्सीमेशन क्या लिख सकते हैं, यदि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 है, यानी अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो हम इस केस में ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर P1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P2, यानी अल्फा स्क्वायर P इज इक्वल टू कांस्टेंट and alpha is proportional to 1 by root P. Is that clear?
तो समझ में आ गया होगा आई गेस। समझ में आया नहीं आया? मैं इस तरह के क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली हमारा दिमाग क्या है कि एक तरह के क्वेश्चन यदि हम बार बार करें ना तो हम थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली दिमाग समझने में टाइम लेता है, बट हम एक तरह की चीज बार बार करेंगे तो ठीक हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। ये लिख लिया सबने? ओके तो अब एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। सपोज यू हैव ए क्वेश्चन, ए गैस गिव्स टू बी गैस, और ऑब्वियसली पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब इसके इनिशियली मोल्स t इज इक्वल टू 0 पे 1 है, ये कुछ नहीं है, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा है। तो कैन यू कैलकुलेट केपी? इस केस में कैलकुलेट करो केपी इन टर्म्स ऑफ पीटी एंड अल्फा, ठीक है। नहीं नहीं है कौन, अरे वो रिलेशन याद नहीं रखना है भैया, वो क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं वो देख ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये कोई फॉर्मूला यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट गाइज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। हाँ प्रथमेश, योर आंसर इज फाइन। अच्छा टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ? टोटल मोल्स आएंगे 1 प्लस अल्फा, तो ये इनका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ये हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, हमने पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला, इसमें किसी को डाउट है? तो अभी केपी कैसे निकालेंगे? 4 अल्फा स्क्वायर पीटी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। तो अभी आएगा 4 अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीडे, इज दैट क्लियर? ओके तो राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके फाइन। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास ए गैस है जो कि देता है 2b गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस, ठीक है। इसके डिग्री, इसके नंबर ऑफ मोल्स t इज इक्वल टू 0 पे 1 थे, ठीक है। राइट डाउन कल्पेश। डन।
अब देखो T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ अल्फा और यहाँ पे अल्फा है, तो वही करना है आपको, कैलकुलेट Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड Pt। Pt यहाँ पे टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। Okay, Prathamesh, fine. Anybody else? ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल मोल्स कितने होंगे बताओ। रेडी, टोटल मोल्स इक्विलिब्रिया पे कितने आ गए? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, राइट। तो ये 1 प्लस 3 अल्फा हुआ, राइट। तो ये 1 प्लस 3 अल्फा से डिवाइड कर देते हैं इसको, इंटू पी कर लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इज दैट क्लियर नॉट? तो अब मल्टीप्लाई करते जाओ और क्या, इक्वेशन लिखते जाओ, ठीक है। रेडी, अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन तुम्हें ज्यादा करना पड़ सकता है। देखो केपी यहाँ पे क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा इंटू पीटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा इंटू पीटी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा इंटू पीटी डिवाइडेड बाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। रेडी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा इंटू पीटी, यहाँ पे पीटी कट जाएगा, 1 प्लस 3 अल्फा कट जाएगा, तो ये तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिल जाएगा 4 अल्फा क्या की पावर 4, समझ में आ रहा है, पीटी क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। Everybody, is that clear or not? वन प्लस अल्फा की पावर 3, हाँ यहाँ 1 प्लस अल्फा की पावर 3 होगी, ठीक है। ठीक है एवरीबॉडी, डन, फाइन, ठीक है। तो ये देखो हमने केपी निकालना सीखा अलग अलग तरीके से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। Should I give you a summary of what we did? How did we calculate KP? Everybody, तो देखो हमने केपी बेसिकली कैसे कैसे निकाला है। केपी हमने निकाला है, एक तो भाई हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं और टोटल प्रेशर दिए हुए हैं, मोल्स अल्फा एंड पीटी, इसके थ्रू हमने निकाला है। दूसरा हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर से दे रखे हो, किसके, हमें डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर दे रखा हो किसके बताओ, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। फिर तरीका क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, उससे हम केसी निकालेंगे और केसी से केपी निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
स्क्रॉल अप करूं? ठीक है, स्क्रॉल अप कर दिया। डन। तो इनमें कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो तरीके हैं, मतलब क्वेश्चंस और करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चंस में होमवर्क ही दे दूंगा, ठीक है। और ऊपर स्क्रॉल करूं मैं यहाँ पे, विश्वराज, डू यू वांट मी टू मूव ओवर हियर? ओके फाइन, राइट इट डाउन देन। डन। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो क्या है, अब हम आ जाते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया पे। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होता है बताओ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, व्हाट इज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया? इट इज एन इक्विलिब्रिया यूट्यूब पे हाँ आ जाएगा, टेंशन मतलब। इट इज एन इक्विलिब्रिया in which the reactants and products can be in different phases. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रिया को अपन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया बोलेंगे। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, A aqueous gives B gas, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रिया है, तो इसका K क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये लिखोगे ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई Kp या Kc डिफाइन करना में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि गैस के लिए एक्टिव मास होता है प्रेशर और ये होता है कंसंट्रेशन लिक्विड के लिए, ठीक है। बट यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें, मैं इसको ऐसा लिख दूं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो तुम्हें नहीं लगता है K इंटू A इस रिएक्शन का एक्चुअली में Kp हो गया? एवरीबॉडी, ये समझ में आया या नहीं आया? यदि मैं ऐसा लिखूं K इंटू A इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो अब ये नहीं लगता K इंटू A इसका Kp हो गया? अच्छा, इस रिएक्शन का यदि हम Kp लिखें, सिर्फ Kp लिखें, ठीक है, मान के चलो सिर्फ गैस के लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B ही लिखेंगे ना हम सिर्फ, क्योंकि B ही है गैस। तो अब हम एक जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये आएगा। अब K इंटू A भी पार्शियल प्रेशर ऑफ B ही आ रहा है, तो हम दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते क्या कि यही Ka इंटू B, Ka इंटू A एक्चुअली Kp बन जाता है? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये लिख लीजिए एक बार। आई विल गिव यू मल्टीपल केसेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम स्टार्ट करें। डन एवरीवन?
ओके, अब जरा समझते हैं कि अपन और क्या कर सकते हैं। वो केपी की इक्वल कैसे आया? यार आयुष बड़ा लेट पूछते हो यार। ये हमने बताया ना कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब हम लिखना चाह रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? यदि B बाई ए तुम लिखना चाह रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये तो केसी हो ही जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। गैस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन लिख ही देते हैं, ठीक है, गैस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। तो यदि तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख रहे हो तो तुम इस रिएक्शन का केसी डिफाइन कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तुम कॉन्सेंट्रेशन यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऑब्वियसली यदि तुम B अपॉन ए लिखते हो यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखते हो तो वो केसी होगा। अब यदि तुम जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात करते हो तो वो होता है जो भी एक्टिव मास है प्रोडक्ट में अपन जो भी एक्टिव मास रिएक्टेंट में है। तो गैस के लिए प्रेफर्ड होता है, गैस के लिए इनफैक्ट पार्शियल प्रेशर ही होता है। तो K जो है जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि Kc और Kp कुछ भी नहीं है, कोई Kc और Kp तो स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं K के अंदर, राइट, क्योंकि कुछ कंडीशंस में यूज करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऐसा कुछ नहीं होता है कि Kc ही लिखेंगे या Kp लिखेंगे, वो तो अलग अलग फॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। वो उसका ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट में एक्टिव मास है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज कर दो, डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो भी एक्टिव मास है उसका कोफिशिएंट रेज कर दो, यही तरीका है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे K जो है जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको अपन लिख सकते हैं Pb अपॉन A। इज दैट क्लियर? जो जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको लिख सकते हैं Pb अपॉन A। अब Pb अपॉन A को यदि हम ऐसा लिखें तो देखो क्या हुआ है, Pb अपॉन A को हम लिख सकते हैं K इंटू A, ठीक है, K इंटू A मल्टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो जब हम Kp लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे। तो अब अपने पास K इंटू A भी आ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली Kp लिखेंगे तो सिर्फ हम पार्शियल प्रेशर ही इंक्लूड करेंगे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये K इंटू B ही एक्चुअली Kp बन जाएगा? तो ये Kp जो है वो मॉडिफिकेशंस होकर के आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और वो मॉडिफिकेशंस किस प्रकार से हो सकते हैं हेटेरोजेनस में वो हम देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है, अब जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम याद आ रहा है तुम्हें, H2O लिक्विड, इसकी बात हमने पहले भी कर रखी है, वाटर का एवापोरेशन। यहाँ पर डेल्टा एनजी जीरो है इसलिए यहाँ पॉसिबल हुआ, नहीं बालक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, डेल्टा एनजी यहाँ पे जीरो नहीं है। अरे इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी 1 है, तुम कैसे सोच रहे हो डेल्टा एनजी जीरो है? यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की गैस के मोल्स 1 है और ये 0 है, तो डेल्टा एनजी तो यहाँ पे 1 है। केपी कैसी इक्वल कैसे सोच रहे हो तुम? अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? Now let us talk about this reaction, that is H2O liquid gives a reversible H2O gas. Is that clear? This is H2O liquid and H2O gas. तो अब उस केस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेल्टा एनजी तो ऑब्वियसली 0 नहीं है, 1 है एक्चुअली। यहाँ केपी और केसी बराबर नहीं हो सकते। तो अब हम जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O गैस लिखेंगे, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस लिखेंगे अपॉन जो भी कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू 55.5 होती है। 55.5 कैसे आती है बताया ना आप लोग? गाइस, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, 55.5 कैसे आती है? 1000/80, 1 लीटर कर दो। पुराने लेक्चर में हमने देखा था ना ये। इसमें किसी को डाउट है था कि 55.5 कैसे आया? और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? फिर से बताऊं? भावेश, क्या फिर से एक्सप्लेन करना कह रहे हो? ओके फाइन। तो अब ये जो K इंटू 55.5 है,
ये PH2O हो गया, तो ये एक्चुअली में Kp है, तो ये Kp बन गया। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसको भी लिख लीजिए आप। डन। हाँ, ये 55.5 हर बार यही वैल्यू आएगी, सिद्धेश, डोंट वरी अबाउट इट। रिटन। हम Kp को Ka भी लिख सकते हैं, पिछले केस में तो लिख सकते थे। ओके, देखो एक्चुअली में मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है, जनरली तुम्हें इसके पहले वाली स्लाइड, ये इसकी बात कर रहे हो कल्पेश? उससे भी पहले सर। इसकी ओके, तो आई थिंक ये बातें तो समझ में आ रही होंगी। अब देखो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है, CaCO3, इसको हीट किया सॉलिड को, CaO सॉलिड मिला प्लस CO2 गैस मिला, तो एक्चुअली में क्या है, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, CaO का कंसंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन CaCO3 का कंसंट्रेशन। तो उसी तरह से K इंटू CaCO3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CaO इज इक्वल टू PCO2। तो यही चीज अब यहाँ पे Kp होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे यही चीज Kp हो जाएगी। कुछ किताब क्या लिखते हैं पता है, देयर आर सर्टेन बुक्स व्हिच राइट कि जो एक्टिव नहीं है ना उसका कंसंट्रेशन सीधा 1 ले लो। वही मैं बोल रहा हूँ श्रेयस, आई न्यू योर पॉइंट। जो एक्टिव नहीं है उनका कंसंट्रेशन 1 ले लो। कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं क्योंकि अब उनमें एक्टिव ही नहीं है तो उनको लिखेंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? कुछ किताबें ऐसा लिखते हैं कि वो एक्टिव नहीं है तो उनको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं सीधा लिखो Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट, तो जीरो नहीं पकड़ेंगे क्या? जीरो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। अरे कांस्टेंट होता है, जीरो थोड़ी होता है। एवरीबॉडी, हमने क्या सीखा था, डेंसिटी कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता। जीरो लोगे तो अनडिफाइंड हो जाता है। कुछ बुक्स इसको जुगाड़ में क्या बताते हैं कि भैया 1 ले लो, दे आर नॉट एक्टिव सो देयर एक्टिविटी इज 1, मतलब उनका कंसंट्रेशन 1 लोगे तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा। बट एक्चुअली में 1 होता नहीं है। 1 इसलिए बताते हैं कि चीजें आसान हो जाती है। बच्चे सोचते हैं 1 होता है, बहुत अच्छी बात है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। बट एक्चुअली में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं और वो कांस्टेंट वैल्यूज ही Kp और Kc को जनरेट करते हैं। कंसेप्ट ये है, ये समझ में आ रहा है? कुछ किताब ऐसे लिखते हैं कि उनका 1 ले लेंगे, एक्टिव मास कांस्टेंट है ना तो 1 ले लेंगे। तो एक तरीका होता है चीजों को आसान करने का वो। ठीक है, कि जो एक्टिव नहीं है उसका कंसंट्रेशन 1 ले लो तो बेहतर हो जाएगा। तो तुम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लग सकते हो रिलेशंस को। इज दैट क्लियर? तुम भी वैसे ही रखो, Kp सीधा 1 मान लो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा, जिंदगी में ज्यादा दुविधा कोई समस्या रहेगी नहीं। इज दैट क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया के अंदर। ये बात समझ में आ गया तो अब डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएं। प्रॉब्लम्स तो वैसे ही बनेंगे जैसे पिछले बार बनते थे। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है,
NH4Cl सॉलिड जो कि डिकम्पोज होता है NH3 गैस में और HCl गैस में, और ये हो रहा है क्लोज कंटेनर में, एक बंद डब्बे के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। NH4 सॉलिड जो है वो NH3 और HCl बना रहा है। यदि इस पे टोटल प्रेशर इस कंटेनर के अंदर यदि 10 atm है तो Kp क्या होगा इस रिएक्शन का, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर होगा नहीं, सॉलिड हैज नो प्रेशर, सॉलिड का कोई प्रेशर होता नहीं है। और जब हम Kp लिखेंगे तो सिर्फ प्रेशर वाले टर्म्स ही लिखेंगे। इस बार हम लिखेंगे PNH3 into PHCl। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ये तो सबको चमक रहा है ना कि यही करना है तुम्हें, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl निकालना है, और तुम्हें टोटल प्रेशर दिया है, तो टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। इज दैट क्लियर? तो पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, उसके बाद Kp तुम्हारा निकल जाएगा। श्रेयस गलत है आंसर तुम्हारा। आदित्य, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है आदित्य। भावेश, योर आंसर इज आल्सो फाइन, वेरी गुड। भावेश का आंसर भी सही है। श्रेयस इज नाउ योर आंसर इज करेक्ट। अरे जरा समझने की कोशिश करो, यदि इसके अल्फा मोल्स बने हैं या फिर एक्स मोल्स बने हैं तो इसके भी तो एक्स ही बनेंगे, तो टोटल मोल्स 2x हो जाएंगे, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन 1/2 आएंगे। पार्शियल प्रेशर 10 है, टोटल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर 5 atm और 5 atm आएगा। इज दैट क्लियर? तो Kp क्या आएगा? 5 into 5, 25 atm स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो, ये समझ में आया कैसे किया हमने? सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं है। कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं प्रथमेश, बट जो भी प्रेशर 10 atm का जनरेट हो रहा है वो ऑब्वियसली NH3 और HCl की वजह से ही जनरेट हो रहा है ना, और दोनों के मोल्स ऑब्वियसली बराबर ही होंगे, इक्वली ही डिसोसिएट करेंगे ना। एक मोल बन रहा है तो एक मोल बनेगा, तो जब टोटल x मोल बन रहा है तो इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लो, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, पार्शियल प्रेशर आएगा, उससे Kp निकल जाएगा। Kp का यूनिट तो हमेशा अलग होता है सलोनी, हमने वो पढ़ा ही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ये लिखना है? एवरीबॉडी ये लिखना है? ओके, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, A2B2 solid, it will give you 2A gas plus B2 gas। यहाँ पे टोटल प्रेशर 3 atm है, तो Kp निकालिए क्या होगा। देखो ये सॉलिड, इसका प्रेशर नहीं होता, राइट? Okay, Shreyas is saying 2p is 2, Prathamesh is saying 4, okay 4 आएगा आंसर एक्चुअली।
समझ में आया कैसे? देखो यदि ये 2x है और ये x है तो ये 2x by 3x हो गया ना। तो अब यदि तुम पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो ये क्या आएगा, 2/3 इंटू 2 आएगा और ये 1 atm, 2 atm 1 atm। तो अब kp क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1 आएगा ना, 4 होगा ना atm क्यूब। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सिमिलरली मान लो यही रिएक्शन है, A2B2 solid, it will give you 2A gas plus 2B gas और इस बार टोटल प्रेशर है 16 atm। तो इस बार kp अपन निकाल सकते हैं क्या? Mm, 64 into 64 is it? अच्छा ये 2x ये 2x डिवाइड बाई 4x तो दोनों के मोल फ्रैक्शन 1/2 है राइट, और इंटू 8 इंटू 8 16 सॉरी। तो अब ये कितना आया 8 राइट, सो 64 इंटू 64 ये 8 atm और ये 8 atm राइट। तो kp क्या आएगा 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर यानी 64 स्क्वायर atm की पावर 4। इज दैट क्लियर? जिसको तुम ऑब्वियसली लिख सकते हो 8 की पावर 4, ठीक है, atm की पावर 4 या फिर 2 की पावर 12 राइट, 2 की पावर 12 atm की पावर 4। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर ना? अरे हाँ कुछ तो बोलो। ओके देन राइट डाउन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? कल थर्मो का डिस्कशन ही रहेगा राइट? कर लिया ना आप लोगों ने? एवरी कल सबने कर लिया है क्या थर्मो या नहीं किया है? एवरी सबने किया है थर्मो? ठीक है तो कल कर लेंगे डिस्कशन। ओके सबने किया है, कंप्लीट कर लिया बाकी लोगों ने? चलो ठीक है फिर करेंगे डिस्कशन कल। ये लिख लिया सबने? ओके अब ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान लो तुम्हारे पास A2B2 सॉलिड है जो कि इस तरह से डिकम्पोज होता है A2 एक्वस प्लस 2B एक्वस, ठीक है। अब लिखा क्या है, इफ A2 डैश यानी नया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 को बना दिया गया 3A2 एंड बताइए आपकी B डैश क्या होगा। मतलब समझ में आया? यदि कॉन्सेंट्रेशन का A2 का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दिया तो B के कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 is made thrice, then what will be
न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B at equilibrium. क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा देखो यहाँ पे नहीं भावेश, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc लिख लेते हैं हम, राइट? ये आएगा A2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब अभी भी A2 डैश क्या है? 3A2 है, ठीक है। अब ये B डैश स्क्वायर आएगा, राइट? B डैश का स्क्वायर, तो अब A2 कैंसिल, तो तुम्हें नहीं लगता B डैश विल बी B अपॉन √3? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये क्लियर है नहीं है? देखो A2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू A2 डैश इंटू बी डैश स्क्वायर, क्लियर है या नहीं? तो उसे से सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं। ओके सलोनी, यहाँ पे क्या है, Kc यदि हम लिखते हैं तो A2 एक्वस बी स्क्वायर यही आएगा ना, क्योंकि जब हम Kc लिखेंगे तो इसको तो हम 1 मान लेंगे ना, इनमें पढ़ा था यही शॉर्टकट होता है। जब हम Kc निकालेंगे तो इसको हम 1 मान लेंगे, सिर्फ यही दोनों लिखेंगे। तो Kc चेंज थोड़ी होगा यदि कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल या ट्रिपल कुछ भी कर दें, Kc तो वही रहेगा। तो ये वाला रिलेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं ना, A2 इंटू बी स्क्वायर इज A2 डैश इंटू बी डैश स्क्वायर। तो ये जब 3 गुना हुआ तो ये कितना होगा हमको निकाल लेना है। इज इट नाउ क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? और किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सी व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ। आज हमने क्या किया है, आज हमने केपी के क्वेश्चंस देखे हैं। ओके वेट करता हूं। डन। तो अभी देखो क्या है, आज हमने सीखा केपी बेसिकली निकालते कैसे। तो जैसे मान लो इस तरह का कोई रिएक्शन है, A2 gives 2 है, इनिशियली 1 0 1 माइनस अल्फा, तो हम क्या कर रहे थे, इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, राइट? होमवर्क में दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो फिर केपी इस तरह से अपन निकालते थे। तो ये तो एक तरीका हो गया, राइट, केपी निकालने का। अब इसको सॉल्व कर लेते थे हम इस तरह से, ठीक है। तो अब ये तो एक केपी निकालने का मेथड हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या किया एवरीडे, उसके बाद हमने क्या किया बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद हम चले गए हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में एक तरीका क्या होता है कि जो चीज कांस्टेंट, हेटेरोजेनस मतलब सब अलग अलग फेज में, जैसे ए सॉलिड है और गिव्स बी एक्वस है, तो यदि तुम Kc लिखोगे तो सीधा कॉन्सेंट्रेशन बी का लिख दोगे। अब इसमें मानते क्या है, जब हम Kc लिख रहे हैं ना,
अब एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा अपॉन ए जो कि एक्टिव है, तो ये K इंटू ए जो है यही Kc है। तो कुछ बुक्स ऐसे जुगाड़ में बताते हैं कि जो चीज एक्टिव नहीं है उसका कंसंट्रेशन 1 मान, ये अच्छा है, बच्चों को टेंशन ही नहीं है, 0 नहीं मानते 1 मानते हैं, 0 मानोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, तो हम 1 मान लेते हैं, कोई टेंशन आएगा ही नहीं, तो वो एक तरीका है। उसी तरह से जैसे 2A सॉलिड गिव्स B गैस है प्लस C गैस है, तो इसके केस में Kp अपन कैसे निकालेंगे, Kp अपन निकालेंगे इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये सर ये जुगाड़ इस तरह से हुआ, जेई वाला एक्सेप्ट करता ही है ऑब्वियसली, जुगाड़ इसी तरह का है ना, बेसिकली ये समथिंग इनटू दिस इज गिविंग मी अनदर कांस्टेंट, तो दूसरा तरीका यही है ना, इसको 1 ही मान लो, मतलब चीजें आसान बनाने के लिए 1 बताते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, आई हैव टोल्ड यू राइट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, आई हैव टोल्ड यू, उसमें कुछ है तो नहीं, बता तो दिया ना कि कैसे क्या आ रहा है, और इसको 1 क्यों मानते हैं, चीजें आसान क्यों करने के लिए, ठीक है, डाउट है कुछ? हाँ, कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि कंसीडर ही नहीं करते, बोल सकते हैं ऐसे कि एक्टिव जो नहीं उसको लिखते ही नहीं है, ऐसा भी तरीका है, बोलते हैं लोग बहुत सारे कि कंसीडर करो ही मत, एक्टिव ही नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो लोगे, बिल्कुल लोगे, लेकिन यदि तुम्हें केसी निकालने के लिए बोला जाएगा तो नहीं लोगे, समझ में आ रहा है? और तुम्हें जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालने बोलेगा, तुम्हें केसी या केपी ही निकालने बोलेगा हर जगह पे, ठीक है? इज दैट क्लियर नॉट? यदि तुम्हें केसी और केपी ही निकालने बोलेगा तो ऑब्वियसली, अब जैसे मान लो तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए केसी निकालने बोलेगा तो तुम बी इंटू सी लिख दोगे, यदि इस क्वेश्चन में केपी निकालने के लिए बोलेगा तो तुम्हें पीबी इंटू पीसी लिख दोगे, केपी और केसी ही निकालने बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अभी तुम पूछना क्या चाह रहे हो? अगर पूछा तो निकालो, अगर जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो निकालो, और पूछता नहीं है वैसे, केपी और केसी ही पूछते हैं क्योंकि वो रिजल्ट बेस्ड होता है ना, जुगाड़ का एक्चुअल रीजन क्या आएगा, जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही आएगा तुम्हारा, पीबी अपॉन पीसी, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है? फेज भी, एक्वस फेज भी एक्टिव होता है ऑब्वियसली, एक्वस एक्टिव होता ही है, जुगाड़ का ऐसे ही रीजन होता है ना, चीजें आसान करने के लिए, और कोई रीजन थोड़ी है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि लिखते ही नहीं, ऑब्वियसली जब हम केसी लिख रहे हैं तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही लिखेंगे, जब हम केपी लिख रहे हैं तो सिर्फ प्रेशर ही लिखेंगे, इज दैट क्लियर? बाकी चीजें नहीं लिखेंगे हम, वो भी ठीक ही बात है, और जो भी यहाँ होगा कांस्टेंट वो इसके अंदर मैप्ड है, जब हम केपी लिखेंगे तो सिर्फ प्रेशर लिखेंगे, केसी लिखेंगे तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और जिनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं एक्सप्रेस होता है वो नहीं लिखेंगे हम। आगे बढ़ सकते हैं? जुगाड़ का रीजन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो मेरे एग्जाम में मैंने तुम्हें बताया कि क्या रीजन होता है, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, राइट? बेसिकली चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है सिर्फ, कॉन्सेप्ट में थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैंने बताया कि ऐसा क्यों करते हैं, वो तो मैंने तुम्हें बताई है। अब देखो होमवर्क क्या है, आई टेल यू, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है? रेडी? क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 इज योर होमवर्क। चलो फिर गुड बाय, विल मीट टुमारो इन थर्मोडायनामिक डिस्कशन, कर लेना सॉल्व जो उन्होंने नहीं किया वो, चलो गुड बाय।